हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट 3 मार्च को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी के टॉप 5 यानी कि 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को, ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे सर आप 12th बायोलॉजी के जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको लेकर आइए और जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको लेकर आइए। तो आज मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। देखो 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं वो टोटल 36 नंबर के पूछे जाते हैं। तो भैया 3 नंबर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना। और जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आप लोग खुद ही देख लो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो कितनी बार आया है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में आ चुका है तो 25 में भी आएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लो को, अगर इसको नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। 2023 तक लगातार आया है तो 25 में आएगा, अगर 24 में नहीं आया तो इसको ध्यान से समझना। एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। ये 5 क्वेश्चन लॉन्ग वाले हैं। ये जो आप स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये 5-5 नंबर में आते हैं या फिर 3 नंबर में आएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो ओपैरिन की परिकल्पना, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर में या 5 नंबर में आता है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन तो 3 नंबर में आता ही है, डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद। इसके बाद में हमारा 5वां क्वेश्चन होगा अनुकूली विकरण, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है। ये पांचों क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया भैया 15 से 20 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 3 मार्च को बोर्ड एग्जाम में जाकर छाप देना, ठीक है। हर साल पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। आनुवांशिक कूट क्या होता है, जेनेटिक कोड जिसको हम लोग बोलते हैं। ये वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 5 का, और बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखो आनुवांशिक कूट क्या होता है, यहां पे मैंने लिखा है। तो सबसे पहले हम आनुवांशिक कूट को जान लेते हैं, आखिर ये होता क्या है, ठीक है। जेनेटिक कोड होता क्या है, तो देखो क्या होता है। आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। मतलब आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड जो है ये डीएनए अणुओं में स्थित जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, आपको पता ही होगा, उसका ये अनुक्रम होता है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। मतलब प्रोटीन संश्लेषण के लिए इसमें संदेश उपस्थित होते हैं आनुवांशिक कूट में। तो ये तो जेनेटिक कोड का डेफिनेशन हो गया। अब कुछ चीजें और समझ लो क्योंकि भैया 5 नंबर में आते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से डीपली लिखना होगा। अब इसके बाद में जैसे इसमें एक समारंभ कोडान होता है, एक समापन कोडान होता है, इन सब के बारे में भी जानना होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कोडान क्या होते हैं। कोडोन, ठीक है। देखो न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो, कोडोन कहते हैं। जैसे AUG ये समारंभ कोडान होता है, आपने पढ़ा होगा AUG, UGA, UAG, ये सब कोडान्स होते हैं, ये आनुवंशिक कूट होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, इतना ध्यान रखना। तो समझ में आया कोडॉन क्या होते हैं, ऐसे समझ लो, जाकर छाप देना भैया, नंबर आपको मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहो। देखो न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो, कोडॉन कहते हैं। जैसे AUG ये एक समारंभ कोडान है, मतलब ये एक कोडॉन है। एंटी कोडॉन की अगर हम लोग बात करें तो एंटी कोडॉन क्या होता है ये सब जान लो, तब हम अभी जानेंगे कि समारंभ कोडान कौन से हैं, समापन कोडान कौन से। तो एंटी कोडॉन क्या होता है, देखो tRNA यानी कि ट्रांसफर RNA में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को जो mRNA में उपस्थित कोडान का पूरक हो, एंटी कोडान उसको कहते हैं। ये सब डेफिनेशन आप लोग समझ लो या थोड़ा बहुत समझ लो, जाकर बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। हेडिंग डाल डाल के अच्छे से लिख देना, नंबर आपको मिलेगा पूरा। इसी में एक है ट्रिक कोड। ट्रिक कोड क्या होता है इसको हम बता देते हैं थोड़ा सा। देखो
मैमो ने, ठीक है, शायद यहाँ पे गैमो रहेगा, ठीक है, गैमो है या मैमो है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है तो बताना जरूरी है। देखो गैमो ने 3 अक्षरीय कोड की संभावना प्रकट की। डीएनए व आरएनए में कुल 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आप सभी को पता है डीएनए और आरएनए में कुल 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और लगभग 20 एमिनो अम्लों के विन्यास का कोड इनके विन्यास पर आधारित होता है। और लगभग 20 एमिनो अम्ल जो होते हैं उनके विन्यास का कोड जो है इनके विन्यास पर आधारित होता है। अगर ये मान लिया जाए कि प्रत्येक कोड केवल एक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है तो इससे कुल 4 कोड बनेंगे जो केवल 4 एमिनो अम्लों के विन्यास को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर प्रत्येक कोड को 2 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ माना जाए तो 4 गुणे 4 केवल 16 कोड्स बनेंगे। ये भी 20 एमिनो अम्लों के लिए पर्याप्त नहीं है। 3 न्यूक्लियोटाइड के बने कोड से 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 64 कोड शब्द बनते हैं। ये 20 एमिनो अम्लों के लिए आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अतः गैमो की 3 अक्षरीय कोड की संभावना सही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे गैमो रहेगा, ये गा कर दीजिएगा, गैमो, ठीक है। तो गैमो की 3 अक्षरीय कोड की संभावना जो है ये सही है। जैसे आप लोग अगर कोडॉन्स को देखेंगे तो 3 अक्षर में वो होते हैं, जैसे यूएजी, यूजीए, ठीक है, और यूएए, ये सब जो कोडॉन होते हैं, जैसे मैंने ये बताया ये यूजी, ठीक है, देखो 3 अक्षरीय हैं कोडॉन, ठीक है, तो वही गैमोजी ने बताया कि ये 3 अक्षरीय होते हैं, बस हो गया। अब एक चीज और समझ लो, बस होने वाला है हमारा, क्योंकि भैया 3 नंबर या 5 नंबर अगर आपको लेना है तो थोड़ा डीपली तो जाना ही पड़ेगा, थोड़ा विस्तृत तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो श्रृंखला का समारंभ एवं समापन करने वाले कोडान, मतलब श्रृंखला का समारंभ, जो समारंभ करते हैं और जो समापन करते हैं वो कोडान कौन कौन से हैं। देखो सिस्ट्रोन के प्रथम कोडान को समारंभ कोडान कहते हैं, मतलब सिस्ट्रोन के प्रथम कोडान को ही हम समारंभ कोडान कहते हैं। देखो प्रथम का मतलब पहला कोडान, तो उसी को तो समारंभ कोडान कहेंगे, वही तो समारंभ करेगा। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कोडित होने के संदेश को प्रारंभ करता है। अधिकतर श्रृंखलाओं में ये यूजी समारंभ कोडान होता है, मतलब ए यूजी जो है ये समारंभ कोडान कहलाता है, मतलब आरंभ इसी से होता है, ठीक है। आगे देखो, यह मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। जो एयूजी है ये मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। देखो इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। अगर आपने जेनेटिक कोड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है भैया तो अब पढ़ लो, बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसी प्रकार सिस्ट्रोन का अंतिम कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन करता है, मतलब अंतिम कोडान जो होगा वही तो समापन कोडान होगा। समापन का मतलब जो समाप्त करता हूं, इसे समापन कोडॉन कहते हैं। समापन कोडॉन 3 होते हैं। देखो प्रारंभ वाले जो कोडॉन है, समारंभ कोडॉन एयूजी होता है, लेकिन समापन कोडॉन जो होता है यूएए, यूजीए, यूएजी, ये तीनों समापन कोडॉन होते हैं, ठीक है। प्रारंभ में जब इनके कार्य का ज्ञान नहीं था तो ये निरर्थक कोडॉन कहलाते थे। जब इनके कार्य का कोई ज्ञान ही नहीं था तो ये निरर्थक कोडॉन कहलाते थे। तो जेनेटिक कोड में आपको इतना लिखना होगा जितना मैंने आपको बताया, इतना लिख दोगे नंबर आपको पूरा मिल जाएगा भैया। जैसा मैंने बताया ऐसे हेडिंग डाल डाल के थोड़ा सा लिख दोगे। 2-3 ट्रिक इसमें याद रखना कि समारंभ कोडान जो होता है एयूजी होता है, ठीक है, और जो समापन कोडान होता है वो यूएए, यूजीए, यूएजी होता है। बस इतना तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, क्योंकि इतना तो ध्यान में रहना ही चाहिए। तो इसको भी मैं हटाता हूं और अपने दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत स्पेशल था, मैंने बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, इसकी उपयोगिता पर आपको प्रकाश डालना है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो चलिए जानते हैं मेरे भाई, ये वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का ये भी क्वेश्चन है। तो हम लोग एक हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, पढ़ते हुए चलेंगे, आखिर इसका यूज कहां होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक अंगुली छापी को सर्वप्रथम एलेक जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक को सबसे पहले एलेक जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ
यानी कि डीएनए में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। और डीएनए अंगुली छापी या फिंगर प्रिंटिंग की सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में भिन्नताओं को हम देख सकते हैं, उनके डिफरेंस को हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता। और यही कारण है कि अगर समरूपी जुड़वा यानी कि सेम सेम जो बच्चे होते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, जो समरूपी होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता है। जैसे मैं कहीं फिंगर अपना लगा दूं और आप सोचे कि मैं जाकर अपना फिंगर लगा के उसके पैसे निकाल लूं या कुछ भी कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता भैया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है, मतलब हर जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और डीएनए के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट दोनों में होता है। डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की हम पहचान करते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता को दर्शाते हैं। डीएनए के इन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और डीएनए के इन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्नता दर्शाने वाले सैटेलाइट डीएनए को प्रोब जो है ये परीक्षण करने वाली सलाई होती है की भांति प्रयोग करते हैं। इसमें काफी बहुरूपता होती है। एक्सरे फिल्म पर एक पट्टिकाओं के क्रम के रूप में प्राप्त करके उनकी स्थिति, विशिष्टता और पहचान कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के डीएनए के क्रम पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से विशिष्ट होते हैं। समरूप जुड़वा के डीएनए पूर्ण रूपेण समरूप हो सकते हैं, लेकिन अगर जो समरूप जुड़वा बच्चे हैं ना, उनके जो डीएनए हैं वो पूर्ण रूप से समरूप हो सकते हैं, मतलब वो सेम हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, कैन बी। ठीक है, चलो आगे देखो। इन पट्टिकाओं का परिचित्र इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त किया जाता है। मतलब इन पट्टिकाओं का जो परिचित्र है वो एक प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्षारों की मात्रा विलोमानुपाती ढंग से दूरियां तय करती हैं जो कि बैंड्स या पट्टिकाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। अब देखो डीएनए आखिर इसका यूज कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। देखो डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों जैसे खून, बाल, पुटक, त्वचा, अस्थि, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ना, ये विभिन्न प्रकार के जो ऊतक हमारे अंदर है, जैसे खून हो गया, ब्लड, बाल हो गया, पुटक हो गया, त्वचा हो गई, स्किन, अस्थि हो गया, हड्डी, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट को। आगे देखो, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग अपराध मामलों जैसे खूनी, बलात्कारी को पहचानने के लिए, पितृत्व के झगड़े में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने आदि में किया जाता है। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा हम अपराधी जो अपराध होते हैं, जैसे खूनी लोग होते हैं, बलात्कारी लोग होते हैं, उनको पहचानने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं। और पितृत्व के झगड़े, मान लो कोई पिता है या दादा है, वो अपने पोते या बच्चे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि भैया ये इन्हीं का पोता है या इन्हीं का बच्चा है। ठीक है, ऐसा भी हम पता लगा सकते हैं। तो इसके होने से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेनिफिट भी है। तो इतना टिप्पणी लिखना होगा। 3 नंबर में आता है, 5 नंबर में अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसको कैसे आप मिस कर सकते हो, 5 नंबर का टॉपिक। ठीक है, अब चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। इसको भी मैं हटाऊंगा, ध्यान से समझते हुए चलना। तीसरा जो टॉपिक है ये ओपैरिन की परिकल्पना पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये हमारे जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, ओपैरिन की परिकल्पना। मतलब जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एआई ओपैरिन जी ने अपनी एक परिकल्पना दी, उसी को हम ओपैरिन की परिकल्पना बोलते हैं। तो आखिर ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, ओपैरिन की परिकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। 2014, 15, 18 में आ चुका है, तो भैया 25 में भी आ सकता है। तो ओपैरिन की परिकल्पना देखो, यदि पृथ्वी पर रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री एआई ओपैरिन ने सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की।
मतलब पृथ्वी पर रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे विस्तृत और सर्वमान्य जो परिकल्पना है ना, वो रूसी जीव रसायन शास्त्री एआई ओपैरिन ने 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद यानी कि मैटेरियलिस्टिक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत के नाम से प्रस्तुत की। देखो, ओपैरिन की यह परिकल्पना 1936 में उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। और ओपैरिन की जो ये परिकल्पना है ना, ये सन 1936 में जो उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसमें छापी गई। पूछिए, कोई भी पूछ ले कि आपसे द ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, तो आप बता सकते हैं भैया एआई ओपैरिन जी। ऐसी ही परिकल्पना अंग्रेज वैज्ञानिक हाइल्डन ने, जो 1961 में भारतीय नागरिक बन गए थे, उन्होंने सन 1929 में प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार, ओपैरिन जी की परिकल्पना के अनुसार, पृथ्वी की उत्पत्ति और फिर इस पर जीवन की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को हम संक्षेप में 8 चरणों में बांट सकते हैं। हम 8 चरणों में इसको बांट सकते हैं। देखो, पहला चरण क्या है? परमाणु प्रावस्था। पहला चरण है परमाणु प्रावस्था। ऐसा कहा गया कि पहले परमाणु आया, ठीक है, परमाणु प्रावस्था। दूसरा चरण हुआ अणुओं एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई। मतलब पहले चरण में परमाणु प्रावस्था थी, दूसरे चरण में अणुओं एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तीसरा चरण, इसमें कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति एवं उद्विकास हुआ। तीसरे चरण में कार्बनिक यौगिक जो है उनकी उत्पत्ति एवं उद्विकास उनकी हुई, ठीक है। चौथा चरण, इसमें कोलाइड्स, क्वेसरवेट्स, वैयक्तिकता तथा रासायनिक स्वाधीनता की उत्पत्ति हुई। पांचवा चरण जो है, इसमें स्व उत्प्रेरक तंत्रों, जीन्स, वायरसों तथा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई। मतलब पांचवें चरण में, ठीक है। 8 चरणों में टोटल उन्होंने बताया। मतलब जीवन की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को हम संक्षेप में 8 चरणों में बांट सकते हैं। ये पांचवा चरण था। छठा चरण देखो, प्रारंभिक पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति। मतलब छठे चरण में प्रारंभिक पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। सातवां चरण जो है, इसमें स्वापोषण की उत्पत्ति हुई 7वें चरण में, ठीक है, स्वापोषण की उत्पत्ति। आठवां चरण जो है, इसमें सुकेंद्रकीय कोशिकाओं अर्थात प्रोटिस्टा की उत्पत्ति हुई। मतलब 8वें चरण में सुकेंद्रकीय कोशिकाओं अर्थात प्रोटिस्टा की उत्पत्ति हुई 8वें चरण में। तो टोटल 8 चरणों में हम इस पूरी परिकल्पना को बांट सकते हैं। यही कहना था एआई ओपैरिन जी का। तो ये भी समझ में आ गया भैया, 3 नंबर में अक्सर आता है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर में डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आता है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। देखो, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15, 18, 19, 20 में आ चुका है, तो 25 में भी आएगा। मतलब डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद या डार्विन का प्राकृतिक चयनवाद, दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। देखो, ध्यान से समझना, डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद, इस पर हम लोग टिप्पणी लिखेंगे। देखो, डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद, मतलब डार्विन जी ने जैव विकास के संबंध में अपना प्राकृतिक वर्णवाद दिया या चयनवाद दिया। कुछ खास है नहीं, जो चीजें हमारे आसपास हो रही है वही चीजें उन्होंने बताई। देखो क्या कहा उन्होंने, जैव विकास को समझाने के लिए डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया। मतलब जीवों के विकास को, जैव विकास को समझाने के लिए चार्ल्स डार्विन जी ने प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद को प्रस्तुत किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। मतलब इनके अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। इनमें से अधिकांश जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। मतलब इनमें से ज्यादातर जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। और इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण जो समान जाति है या भिन्न भिन्न जाति है, उनके जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। मतलब ज्यादातर जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ गई तो भैया चीजों की भी कमी होगी, ठीक है। तो इसके कारण जो समान जाति के लोग हैं या भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, उन जीवों के बीच अपने अस्तित्व के लिए, अपने रहन सहन के लिए एक दूसरे से संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े तक हो जाती है।
ये संघर्ष प्रायः समान आवश्यकताओं के लिए होता है और ये संघर्ष जो है वो समान आवश्यकताओं के लिए होता है। संघर्ष में वे जीव ही जीतते हैं जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब इस संघर्ष में, इस लड़ाई में वही जीव जीतेंगे जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग वेरिएशंस पाए जाएंगे, कुछ अलग विभिन्नताएं पाई जाएंगी। ये विभिन्नताएं आनुवंशिक होती हैं और प्रकृति द्वारा जीवों में उत्पन्न होती हैं। मतलब ये विभिन्नताएं जो है आनुवंशिक होती हैं और प्रकृति के द्वारा जीवों में उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं और जो लोग विभिन्नताओं से युक्त हैं, जो जीव विभिन्नताओं से युक्त हैं, वही जीव आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं। ये जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने में भी समर्थ होते हैं और ऐसे जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को भी सहन कर सकते हैं। मतलब इन्होंने कुछ कहा नहीं, इन्होंने सिर्फ यही कहा कि हर एक जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है और ये संतान उत्पन्न करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो ये इनमें समान जाति या भिन्न भिन्न जातियों के बीच अस्तित्व में संघर्ष शुरू हो जाता है और संघर्ष जो है वो आवश्यकताओं के लिए होता है और वही लोग इस संघर्ष में जीतते हैं जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं होती हैं और ये विभिन्नताएं आनुवंशिक और प्रकृति द्वारा जीवों में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और विभिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं। ठीक है, और ये जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को भी सहन करने में समर्थ होते हैं। बस इतना हो गया भाई। चौथा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और है, देखो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं लिख कर ले लो, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं अभी कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, तो इनको बिल्कुल मिस मत करना। 9 नंबर, अनुकूली विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए। अनुकूली विकिरण का आपको एक उदाहरण बताना है भैया। अनुकूली विकिरण को एक उदाहरण, अनुकूली विकिरण के एक उदाहरण द्वारा वर्णन करो। मतलब आपको अनुकूली विकिरण का उदाहरण के साथ वर्णन करना है। तो अनुकूली विकिरण जिसको हम एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, ये होता क्या है? अनुकूली विकिरण देखो लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। मतलब क्वेश्चन अगर स्पेशल है तो क्वेश्चन को जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो अनुकूली विकिरण क्या है? एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण या एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। मतलब एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को ही अनुकूली विकिरण कहते हैं। मतलब जो विभिन्न प्रजातियों का विकास है ना, वो एक बिंदु से प्रारंभ होकर किसी अन्य भूभौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होती है। इसी घटना को अनुकूली विकिरण हम लोग बोलते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल शिशुधानी, ठीक है, विकिरण ये हो गया, उदाहरण है इसका। देखो अधिकांश मार्सुपियल एक समान पूर्वज से विकसित हुए, ज्यादातर मार्सुपियल एक समान पूर्वज से विकसित हुए। सभी मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विकसित हुए और सारे के सारे जो मार्सुपियल है ना वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विकसित हुए। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। समझ लो थोड़ा सा। देखो जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो अनुकूली विकिरण के लिए उत्तरदायी 3 प्रमुख कारण निम्न है। मतलब अनुकूली विकिरण के लिए उत्तरदायी 3 कारण है। सबसे पहला कारण देख लो, सबसे फर्स्ट कारण, प्रकृति में एक जीव जाति की उत्पत्ति एक बार तथा एक क्षेत्र में होती है। मतलब प्रकृति में एक जीव जाति की उत्पत्ति एक ही बार होती है और एक ही क्षेत्र में होती है। दूसरा, किसी जाति की आबादी बढ़ने पर इसके सदस्य उत्पत्ति क्षेत्र के चारों ओर फैल जाते हैं। भैया सिंपल सा है, जैसे आप एक घर में रहते हैं, ठीक है, अपने फैमिली के साथ। अब फैमिली हुए, अब आपके भाई हैं 3-4, उनके शादी हुई, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे के बच्चे हुए। भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी ना तो वो उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाएंगे, आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएंगे। वही कहा जा रहा है कि किसी जाति की आबादी बढ़ने पर इसके सदस्य जो हैं वो क्षेत्र के चारों ओर फैल जाते हैं। सिंपल है। तीसरा, एक ही जाति के जीवों में अलग अलग वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होने से नई प्रजातियां बनती हैं और एक ही जाति के जीवों में अलग अलग वातावरण के अनुरूप
परिवर्तन होने से नई प्रजातियां बनती हैं। बस इतना समझना था आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हमारा शायद कंप्लीट हो चुका है। तो भैया कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो हमारा ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 5 के पांचों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। जितने स्पेशल क्वेश्चन मैं लेकर आया था ना, अगर इनको आपने पढ़ लिया फिर आप टेंशन फ्री रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ लो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा भैया? 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया, बहुत लॉन्ग वीडियो तो नहीं था, लेकिन ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। बस वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।